Hello everybody, good morning first of all. From today onward, we'll start a fresh chapter, and that chapter is the nucleus. The nucleus. Now, first of all, let me tell you something about this chapter. इनफैक्ट यह मैं एक चैप्टर नहीं करा रहा हूं, एक साथ मैं दो चैप्टर करा रहा हूं. इन द फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ स्टैंडर्ड 12th CBSE you have got chapter nuclear chemistry, and in that chapter you deal with the chemical aspect of any nucleus, the chemical phenomena, the chemical reaction that takes place with a nucleus or with any nucleus. And that aspect of nucleus is studied under the heading nuclear chemistry. It's the portion of physical chemistry of 12th standard. And once again, in 12th standard, in the unit modern physics, you study the chapter nuclear physics. In that chapter you study all the physical phenomena that occurs with the nucleus, and that is under the heading nuclear physics. इन दोनों ही चैप्टर को, यह जो केमिस्ट्री में पढ़ा जाने वाला न्यूक्लियर केमिस्ट्री है और यह जो फिजिक्स में पढ़ा जाने वाला न्यूक्लियर फिजिक्स है, इन दोनों चैप्टर को हम एक साथ पढ़ेंगे अंडर द टाइटल द न्यूक्लियस. इस द न्यूक्लियस को पढ़ाते समय मैं न्यूक्लियस के साथ होने वाले केमिकल फिनोमेना, केमिकल रिएक्शन भी समझाऊंगा और इस न्यूक्लियस के साथ में होने वाले फिजिकल फिनोमेना भी सारे बड़े डिटेल में, बड़े एलाबोरेट में समझाऊंगा. न केवल न्यूक्लियर फिजिक्स और न केवल न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे. इन द चैप्टर विल स्टडी न्यूक्लियर मैथमेटिक्स ऑल्सो, द मैथमेटिक्स एसोसिएटेड विथ ऑल दिस न्यूक्लियर फिनोमेना, whether they may be chemical phenomena or they may be physical phenomena. A very interesting mathematics is also associated with the nucleus, and that nuclear mathematics would be also dealt in this chapter. इस चैप्टर में मैं वह सारा न्यूक्लियर मैथमेटिक्स भी बड़ा एलाबोरेट में समझाऊंगा और उस पर हम ढेर सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम्स के माध्यम से हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री को भी समझेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स को भी समझेंगे और हम अपने आप को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेंगे. इनफैक्ट जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, जब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फिजिक्स दोनों चैप्टर की बात करते हैं, तो चैप्टर कैरीज ह्यूज वेटेज. यह मान के चलिए आप कोई सी भी एग्जामिनेशन देंगे, इट मे बी एनी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इट मे बी एनी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, द वेटेज टू दिस चैप्टर इज नियरली 2%. 2% का वेटेज इस एक चैप्टर का है. लेट मी रिमाइंड यू, जो 2% वेटेज होता है बहुत ज्यादा होता है. एक बहुत छोटा सा चैप्टर जिसकी थ्योरी मुश्किल से 5 या 6 घंटे चलेगी और जिसके प्रॉब्लम्स मैं लगभग 4-5 घंटे कराऊंगा, कुल मिला के 10 घंटे में आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा और इस 10 घंटे के मेरे पढ़ाने के आधार पर आप लगभग 10 घंटे की ही मेहनत करोगे स्टडी पैकेज को और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. लगभग 20 घंटे की मेहनत के आधार पर आपको 2% का जो वेटेज कवर होता है, दैट इज ह्यूज वेटेज. आई रिपीट, द चैप्टर कैरीज ह्यूज वेटेज. मतलब इस चैप्टर पर से प्रॉब्लम्स के आने की किसी भी एग्जामिनेशन में गारंटी होती है. और क्यों ना हो, इट्स अ बर्निंग टॉपिक, इट्स अ हॉट टॉपिक, इट्स अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. देखिए, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी प्रॉब्लम, it's a universal problem. The whole universe is facing the problem of energy crisis. हम लोगों ने एनर्जी के सोर्सेस ढेर सारे डेवलप करे हैं. We had developed solar energy
technology we had developed, the wind energy technology we had developed, hydro energy technology we had developed, thermal power technology. हमने कई तरह से एनर्जी को, हम जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को ऑब्टेन करने के लिए हमने कई तरीके की टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर रखी है. सबसे पहले हम लोगों ने हाइड्रो टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी और हाइड्रो पावर स्टेशंस बनाए. फिर थर्मल टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी, कोयले को जलाकर हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना सीखा और थर्मल पावर स्टेशंस बनाए. फिर हमने विंड टेक्नोलॉजी और सोलर टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी. इतनी सारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बावजूद भी पूरा का पूरा यूनिवर्स, पूरा मतलब हमारा जो इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, वी आर फेसिंग एनर्जी क्राइसिस. हमें एनर्जी की कमी महसूस होती है. एंड द बेस्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज न्यूक्लियर एनर्जी. यह हमने सबसे लेटेस्ट डेवलप करी है. एक न्यूक्लियस के अंदर जो कैद एनर्जी है, उस एनर्जी को यदि हम बाहर निकाल सके और उसको उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, देन डेफिनेटली दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ एनर्जी क्राइसिस. इस समय न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर कंट्री पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है. किसी जगह पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए बनाने का प्रयास करा जा रहा है, जैसे कि हिंदुस्तान, जैसे कि इंडिया, और किसी जगह पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी डेवलपमेंट करा जा रहा है. न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की प्रयास करे जा रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान. आई विल क्लियरली से दैट. तो यह जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इट्स वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक, इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक. और इसी वजह से यह इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके प्रॉब्लम्स अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है. हमेशा ध्यान रखें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक रीसेंट सिनेरियो को हमेशा ध्यान में रखा जाता है. आज के समय यदि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की आवश्यकता है तो क्वेश्चन पेपर में द न्यूक्लियस पर से तो सवाल पूछा ही जाएगा. वो हो सकता है द न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर से हो, या वो हो सकता है न्यूक्लियर फिजिक्स पर से हो, मगर उसमें प्रॉब्लम आएगा ही. उसमें न्यूक्लियर मैथमेटिक्स अप्लाई करनी होगी. वह हमें न्यूक्लियर मैथमेटिक्स भी सीखनी है और वह न्यूक्लियर मैथमेटिक्स के साथ में न्यूक्लियर फिजिक्स और न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो इस चैप्टर को मैं चलिए स्टार्ट करता हूं. लेट मी स्टार्ट द चैप्टर द न्यूक्लियस. अब देखिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि आखिर यह न्यूक्लियस शब्द आया कहां से. हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियई. किसने सबसे पहले न्यूक्लियई के एग्जिस्टेंस को कंक्लूड करा था. सबसे पहले किसने न्यूक्लियई शब्द का इस्तेमाल करा. लेट मी रिमाइंड यू, द पर्सन वॉज रदरफोर्ड. व्हेन ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, famously called as Rutherford experiment. देखिए, सिचुएशन वॉज रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ मैटर, हाउ द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ. कोई सा भी मैटर किस तरह से बना हुआ है. जैसे कि यदि मैं बात करूं इस चौक की, तो यह चौक कैसे बना हुआ है. यदि मैं इस चौक के छोटे छोटे टुकड़े करते जाऊंगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स करते जाऊंगा, तो सबसे छोटा पार्ट क्या होएगा. What is the smallest unit of matter? कोई सा भी पदार्थ है, उसकी संरचना कैसे हुई है. What is the composition of any matter? हम बात करें हमारे चारों तरफ गैस की, हमारे चारों तरफ हवा की, हम बात करें पानी की, हम बात करें किसी भी लिक्विड, किसी भी सॉलिड, किसी भी गैस की. हाउ दिस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ. The first answer to this question was given by Dalton. He was a philosopher. First time Dalton ने इस सवाल का जवाब दिया था.
and Dalton suggested that. We call it the famous Dalton theory of matter. Dalton ने कहा था the matter consists of smallest unit called atoms. मैटर में जो सबसे छोटा यूनिट होता है वह एटम होता है. एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एक ही एलिमेंट के एटम कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. O2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करे ऑक्सीजन बनाए. N2 नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एटम कंबाइन करे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाए. एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशो टू फॉर्म कंपाउंड. अलग अलग एलिमेंट के एटम फिक्स रेशो में कंबाइन करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. जैसे CO2, H2O, NaOH, Na2CO3, दे आर कंपाउंड. एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एक ही एलिमेंट के एटम सारे एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. अलग अलग एलिमेंट के एटम्स अलग अलग तरह के होते हैं. उनका अपीयरेंस, उनका वेट, उनका जो फिजिकल नेचर है, केमिकल नेचर है, वह अलग अलग तरह का होता है अलग अलग एलिमेंट के एटम्स का. एटम कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. एटम को फर्दर छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं करा जा सकता. This were the points suggested by Dalton when he suggested his theory regarding the composition of matter. यह डाल्टन ने सजेस्ट करा था. कहते हैं डाल्टन ने यह जो थ्योरी दी थी, डाल्टन के इस थ्योरी देने से कहीं पहले एक इंडियन महात्मा, हमारे एक हिंदुस्तानी संत थे, उनने भी कुछ इसी तरह की थ्योरी दी थी. ऋषि का नाम था, महात्मा का नाम था कनद ऋषि. कहते हैं हिंदुस्तान में कनद ऋषि ने भी यह थ्योरी दी थी और डाल्टन से काफी पहले दी थी. मगर कनद ऋषि को कोई श्रेय नहीं दिया गया. देयर वॉज नो रिकॉग्निशन गिवन टू द थ्योरी सजेस्टेड बाय कनद ऋषि. कनद ऋषि ने डाल्टन की ही इन बात को कुछ इन शब्दों में कहा था. किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है. किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है. यह सिर्फ ट्रांसलेशन कर दिया गया है. बात वही है. डाल्टन ने कहा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज एटम. कनद ऋषि एटम को परमाणु कहते थे. कनद ऋषि ने कहा एक ही पदार्थ के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं. ये वही बात है जो हमने कहा एटम ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. कनद ऋषि मॉलिक्यूल्स को अणु कहते थे. अलग अलग पदार्थ के परमाणु मिलकर यौगिक बनाते हैं. यौगिक मतलब कंपाउंड. ये वही बात है जो हमने कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स रेशो टू फॉर्म कंपाउंड. परमाणु को विभाजित नहीं करा जा सकता. परमाणु अविभाजित है. एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. एक ही पदार्थ के सभी परमाणु एक जैसे हैं, अलग अलग पदार्थ के सभी परमाणु अलग अलग हैं. कनद ऋषि ने इन्हीं बातों को कुछ इन शब्दों में कहा था. बात वही थी, सिर्फ भाषा का ही फर्क था. देयर वाज सिंपली द डिफरेंस ऑफ अ लैंग्वेज व्हाइल देयर वाज नो डिफरेंस इन द कंसेप्ट सजेस्टेड. येट सिंस देयर वर नो सॉलिड प्रूफ कि यह वाकई में कनद ऋषि ने कहा था, इसके कोई ठोस प्रमाण नहीं है. इस वजह से कनद ऋषि को कोई थ्योरी का कोई श्रेय नहीं दिया गया.
कोई क्रेडिट नहीं मिला उनको। एनीवे, इधर हम इस बात पर नहीं जाते हैं कि किसे श्रेय मिला किसे नहीं मिला। हम तो अभी सिर्फ इस बात को देखते हैं कि सबसे पहली थ्योरी इट वॉज डाल्टन्स थ्योरी, जिसमें किसी भी मैटर के कंपोजिशन के लिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स की कंसेप्ट सजेस्ट करा गया, एटम का एग्जिस्टेंस कहा गया और यह कहा गया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम से छोटा कुछ नहीं होता है, एटम को आप कभी भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यह डाल्टन का कंक्लूजन था। बट डाल्टन की यह थ्योरी फेल हो गई, कनद ऋषि की यह थ्योरी गलत साबित हो गई और डाल्टन की इस थ्योरी को सबसे पहले फेलियर प्रूव कर दिया सर जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब बनाई और उस कैथोड रे ट्यूब में कैथोड रेस डिस्कवर कर दी, कैथोड रेस को एमिट करके दिखा दिया और सर जे थॉमसन ने यह बात कंक्लूड कर ली कि इन कैथोड रेस में, इन कैथोड रे ट्यूब में पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज है और यह एटम से बेहद छोटे पार्टिकल हैं। और खास बात, यह जो छोटे पार्टिकल हैं ये एटम के अंदर से ही बाहर आ रहे हैं। सर जे थॉमसन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ कैथोड रेस through his cathode ray tube experiment. He named the particle as electrons. Sir J. Thomson discovered the existence of electrons. He proved that these electrons are derived from the atom itself. They are emitted by atom and they are extremely small as we compare to atom. It means J. Thomson proved that atom is not a smallest particle. एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के ही अंदर रहते हैं, एटम के अंदर से बाहर निकाले जा सकते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, उनको इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। मींस एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड, एटम को फर्दर डिवाइड करा जा सकता है। यह जे थॉमसन ने प्रूव कर दिया, डिस्कवर कर दिया और जे थॉमसन की इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ ही डाल्टन की वह थ्योरी फेल हो गई। अब डाल्टन की थ्योरी को मानने का सवाल ही नहीं है, अब तो और आगे बढ़ जाना चाहिए। अब जब हमें समझ में आ गया कि एटम से छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम को डिवाइड करा जा सकता है, तो अब क्यों ना एटम के अंदर झांक के देखा जाए कि अब आखिर एटम के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से जमा हुआ होता है, किस तरह से अरेंजमेंट होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की संरचना कैसे है, अब यह बात देखी जाए। अब देखिए, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी, कुछ समय के बाद ही गोल्डस्टेन के दिमाग में भी यही बात आई कि यदि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी होगा जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है और एटम ओवरऑल न्यूट्रल पार्टिकल है, इसका मतलब एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए। गोल्डस्टेन के दिमाग में यह बात आई, दिमाग में जब यह बात आई उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करके उसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी। गोल्डस्टेन ने एटम के अंदर प्रूव कर दिया कि न केवल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं बल्कि उसके साथ साथ में बराबरी से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स भी रहते हैं, और तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इन दिस मैनर गोल्डस्टेन डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स, और वही एटम के ही अंदर रहते हैं, एटम के ही अंदर किसी तरह से जमे हुए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी। इसके बाद सर जेम्स चाडविक, इनने
मैटर के साथ में, मेटल के साथ में, अलग अलग एलिमेंट के साथ में एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जेम्स चाडविक ने न्यूट्रॉन की, न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कर दी। जेम्स चाडविक ने किसी एक्सपेरिमेंट से यह कंक्लूड कर लिया कि एटम के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं रहते हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ साथ कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी रहते हैं, काफी वजनी है, काफी हैवी है, और यह न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम के अंदर है, एटम के अंदर से इन्हें बाहर निकाला जा सकता है। जेम्स चाडविक डिस्कवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और इन डिस्कवरी के साथ ही डाल्टन की वह थ्योरी पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई, पूरी तरह से गलत साबित हो गई। अब एटम को हम सबसे छोटा पार्टिकल कभी नहीं मानते हैं, अब हम जानते हैं कि एटम से भी छोटे पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इन सब डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट कम्युनिटी थी, उसके सामने अब अगला सवाल आ गया कि ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मगर यह तीनों पार्टिकल्स, अब इन तीनों पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कह देते हैं। यह तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स आखिर एटम के अंदर किस तरह से जमे हुए होते हैं, आखिर यह किस तरह से एटम के अंदर अरेंज होते हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में किस तरीके से हार्मोनी बनाकर रहते हैं, एटम के अंदर किस तरह से तीनों पार्टिकल बंधे हुए। इस सवाल का सबसे पहली बार जवाब दिया सर जे थॉमसन ने। जे थॉमसन उस समय तक बड़े रिनाउड नेम हो चुके होंगे और उनसे ही यह सवाल पूछा गया कि सर हाउ डू यू थिंक ऑल दिस पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। हो सकता है सर जे थॉमसन उस समय तरबूज खा रहे हों, प्लम खा रहे हों। तरबूज खाते खाते उनका एकदम से दिमाग चला कि हो ना हो एटम इस तरबूज के माफिक ही होगा। जे थॉमसन सजेस्टेड अ मॉडल, अ प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल में जे थॉमसन ने एटम को एक तरबूज के माफिक बताया, प्लम के माफिक, वाटरमेलन के माफिक। जिस तरह से एक तरबूज के अंदर छोटे 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 बीज होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एन एटम इन अ सिमिलर मैनर। और जिस तरह से तरबूज के अंदर बीच में वह जो लाल लाल गूदा होता है, वह जो लाल लाल स्टफ होता है मीठा, जिसे हम खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर बिल्कुल बीच में सारे प्रोटॉन्स बंधे हुए रहते होंगे। और जिस तरह से तरबूज के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, ग्रीनिश व्हाइटिश कवरिंग होती है, उसके अंदर ये पूरा लाल गूदा और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से एटम के अंदर चारों तरफ न्यूट्रॉन्स होते होंगे और वह इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, बांधे रखे होंगे और इस तरह से कोई स्फेरिकल शेप में बिल्कुल तरबूज के माफिक एटम होता होगा। This model of atom was suggested by J. Thomson. We call it plum pudding model. J. थॉमसन ने अपने इस प्लम पुडिंग मॉडल को सजेस्ट करने के लिए किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, किसी तरह की कोई मेहनत नहीं करी थी। जितनी मेहनत उसने कैथोड रे ट्यूब बनाने के लिए, कैथोड रेस को ऑब्जर्व करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए करी, उसका शायद 1% भी मेहनत इधर नहीं करी। इधर तो सिर्फ उसने फिलोसॉफिकली कुछ भी दिमाग में आया और कुछ भी बकवास पटक दिया। शायद कुछ इसी तरह से जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल सजेस्ट करा होगा। और खास बात, जे थॉमसन का यह प्लम पुडिंग मॉडल काफी अधिक चला, सालों साल चला। और तब तक चला जब तक कि
रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर लिया और रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन नहीं निकाला। अब मैं आपको वह बताने जाऊंगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस तरह का और कैसा सेटअप रखा था। दिस वॉज द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सेटअप। इनफैक्ट उस समय तक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिस्कवर हो चुके थे, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर हो चुकी थी और यह डिस्कवर हो चुका था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कुछ पार्टिकल्स एमिट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करते हैं, बहुत हैवी पार्टिकल्स होते हैं और इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और इनका मास भी काफी अधिक होता है और यह काफी खतरनाक सब्सटेंस होता है। इनफैक्ट शायद रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करा था उसका एम जो था, उसका जो उद्देश्य था वो यह था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली जो खतरनाक रेडिएशन है इनको कैसे कंट्रोल करा जाए, इनको कैसे रोका जाए, हाउ टू चेक दिस रेस। इनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं, इनसे होने वाले जो नुकसान हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं जिनसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशंस को ब्लॉक करा जा सकता है। रदरफोर्ड का यह एम रहा होगा।